इस श्रृंखला को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं, वो सुन लीजिए आप। ठीक है, तो ये आप लोगों के डिमांड पे ये तैयार किया गया है। इस सेट को, इस श्रृंखला को आप लोगों के डिमांड पे ही शुरू किया गया है। ये हमारा यहाँ पे पार्ट 1 होगा। ये आपके बीपीएससी, अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए उपयोगी होगा। उसके अलावा साथ ही बिहार एसएससी, बिहार एसआई और बिहार में आयोजित होने वाले सभी कंपीटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपके लिए उपयोगी होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर इस श्रृंखला की, तो इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको 2000 प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये 2000 प्रश्न जो होंगे एकमात्र पीडीएफ में आपको, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये 2000 प्रश्नों वाला केवल एक ही पीडीएफ बनेगा। ये 2000 प्रश्नों वाला केवल एक पीडीएफ बनेगा। आप अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं, इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी हमारा टेलीग्राम पेड ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। केवल 49 रुपये आपको पे करना होगा। उसके बाद आप हमारे यहाँ पे जो मंथली करंट अफेयर्स आते हैं उसका आप यहाँ पे लाभ उठा पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स हो गया, और 66वीं बीपीएससी प्री के लिए जो भी टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसका भी आप यहाँ पे लाभ ले पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप केवल 49 रुपये पे करके इसका लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये पीडीएफ आपको कब से मिलना अवेलेबल हो जाएगा। तो ये 2000 प्रश्नों वाला जो ये पीडीएफ है, आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिलेगा 15 सितंबर से। 15 सितंबर से ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये इस पर अभी काम चल रहा है, हालांकि कुछ प्रश्न तैयार हो गए हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये 15 सितंबर से आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, बिहार जीके आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, सदियों से आप पढ़ते आ रहे हैं। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आप बिहार जीके एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अब समय आ चुका है कि आप उसको एकदम से आकलन करें कि आपकी तैयारी बिहार जीके के पक्ष में कितनी है। आपने बिहार जीके बहुत बार पढ़ा, आपने क्या सीखा, सभी चीज़ों को यहाँ पे आप समझिए। और यहाँ पे इस सेट के अंतर्गत जो 100 प्रश्न है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रत्येक सेट में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कुल मिलाकर इसका ऐसा 20 सेट बनेगा, और कुल मिला के यहाँ पे जो प्रश्नों की संख्या होगी ये 2000 होगी, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये 2000 प्रश्न होगा, ये आपके बिहार जीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार जीके से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए आज आप आकलन कीजिए, सभी प्रश्नों को देखिए, और यहाँ पे 100 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आपने 100 में से कितने प्रश्नों को हल किया। चलिए, तो कॉपी और पेन ले लीजिए और सभी लोग प्रश्न को काउंट करते रहिएगा, जो भी सही होगा उसे काउंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान। नालंदा महाविहार पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी में आयोजित की जाती है किस धर्म से संबंधित है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी में आयोजित की जाती है, ये किस धर्म से संबंधित है। मैं प्रश्न को 2 बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कुछ समय मिले और प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएँ अच्छे तरीके से। थोड़ा सा जरूर समय लगेगा, लेकिन आप प्रश्न को जब अच्छे तरीके से समझेंगे तो उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दूसरा का, ये हो जाएगा जैन धर्म से, जैन धर्मावलंबी से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। आप इसी तरह से प्रश्नों को देखते रहिए। यहाँ पे 100 तक हम बढ़ेंगे और आप बताइएगा कमेंट करके आपका यहाँ पे कितना प्रश्न सही होता है। अगला प्रश्न है, छऊ बिहार का प्रमुख है। छऊ बिहार का प्रमुख क्या है। ऑप्शन है आपका संस्कार संगीत, लोकगीत, लोक नाट्य या फिर लोक नृत्य। जो छऊ है ये बिहार का लोक नृत्य है। जो हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छऊ बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, श्यामा चकेवा बिहार राज्य का प्रचलित है। श्यामा चकेवा बिहार राज्य का क्या है। तो आप जानते होंगे ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बीपीएससी में ये पूछा गया है। तो ये जो है श्यामा चकेवा ये लोक नाट्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बिहार का लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। अब उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मैथिली भाषा के प्रमुख कवि कौन थे। मैथिली भाषा के प्रमुख कवि कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5वां का दिनकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें तो विद्यापति हो जाएगा, दिनकर नहीं होगा, मिस्टेक हो जाता भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैथिली भाषा का जो प्रमुख कवि है ये विद्यापति को माना जाता है। तो सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में आप किसे शामिल नहीं कर सकते हैं। जो भी बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाएं हैं उसमें किस भाषा को शामिल नहीं किया जा सकता है। जब आप इसे
काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे, प्रमुख भाषा की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बिहार राज्य की जो प्रमुख भाषा है हम उसमें अगर देखेंगे तो ये मैथिली प्रमुख भाषा, मगधी प्रमुख भाषा में आता है, भोजपुरी भी आता है और मैथिली को भी हम ले सकते हैं। ये तीनों जो है ये प्रमुख भाषाओं में शामिल किया जा सकता है बिहार का। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको अवधी दिख रहा है, इसे प्रमुख भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो छठा का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न, प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली कौन सी है? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली जो है वो अंगिका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 7वां का राइट आंसर होगा। अंगिका जो है ये प्राचीनतम मैथिली का वर्तमान स्वरूप समझी जाने वाली बोली है। तो ध्यान रखिएगा 7वां का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे 8वें नंबर प्रश्न पे। तो 8वां प्रश्न हमारा यहाँ पे है, भोजपुरी भाषा बोलने वाले प्रमुख जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? भोजपुरी भाषा बोलने वाले जिलों में किस जिला को शामिल नहीं किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे हम प्रश्न में देखेंगे आरा जिला, यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, सारण में भी बोली जाती है और पूर्वी चंपारण में भी बोली जाती है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना। पटना में भोजपुरी भाषा नहीं बोली जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसे हम यहाँ पे शामिल नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न होगा 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा बहुतायत में प्रचलित है? बिहार के किस क्षेत्र में मैथिली भाषा काफ़ी प्रचलित है? तो 9वां का जो राइट आंसर हो जाएगा 9वें प्रश्न का, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, तिरहुत क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तिरहुत क्षेत्र में मैथिली भाषा का प्रचलन काफ़ी अधिक है। देखिए तिरहुत का विभाजन हुआ था दरभंगा और मुजफ्फरपुर में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र में जो मैथिली भाषा का है प्रयोग वो काफ़ी अधिक पैमाने पे होता है। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, मधुबनी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार कौन था? मधुबनी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो यहाँ पे 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार की बात किया जा रहा है तो ये हो जाएगा हमारा भारती दयाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, भारती दयाल। ये मधुबनी चित्रकला का प्रमुख चित्रकार था भारती दयाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख है कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख है कहाँ से प्राप्त होता है? विदेह राज्य के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, विदेह राज्य की जो चर्चा सबसे पहले है ये यजुर्वेद में की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो वेद हैं, वेदों की संख्या अगर हम बात करें तो वेदों की संख्या जो है ये 4 है। जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। जो यजुर्वेद है ये यहाँ पर इसके बारे में पूछा जा रहा है कि विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये यजुर्वेद से प्राप्त होता है। तो वेदों के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, सारण जिले में हरिद्वार क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए। सारण जिले में हरिद्वार क्षेत्र का मेला या सोनपुर मेला किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है? आप जानते हैं हरिद्वार मेला या फिर सोनपुर का मेला ये दोनों एक ही है। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस नदी के किनारे ये आयोजित किया जाता है। तो 12 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, ये गंगा गंडक के संगम पर आयोजित की जाती है। गंगा गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सारण जिले के हरिद्वार क्षेत्र का मेला या सोनपुर मेला जो है ये गंगा गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, बिहार में सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित की जाती है? बिहार में सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित की जाती है? तो ये मिथिलांचल क्षेत्र में आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मिथिलांचल में ये आयोजित की जाती है। तो आप इसी तरह से यहाँ पे पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए भी पूरा देखिए और यहाँ पे आप खुद ब खुद अनुभव करने लगेंगे कि आपने यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें सीखी है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, पटना कलम चित्रकला शैली किस काल से संबंधित है? पटना कलम चित्रकला शैली किस काल से संबंधित है? तो 14 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा परवर्ती मुगल काल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रश्न का। पटना कलम चित्रकला जो संबंधित है ये चित्रकला की शैली परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है?
तो यहाँ पे हम बात करेंगे कितने चौराहे, तो ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो 15 का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा रचना फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। उसके बाद हमारा आता है जुलूस वर्ण रत्नाकर, ये एकदम से इसका रचना नहीं है। उसके बाद जुलूस ये रचना है इसका और फिर मैला आंचल, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की चर्चित रचना है। ये मैला आंचल काफ़ी चर्चित है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15 का बी नंबर, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखेगा। कितने चौराहे, जुलूस और मैला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। जो वर्ण रत्नाकर है ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया नहीं है। अब उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, तो ये अगला प्रश्न है बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? किस विद्वान को मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है? ये बिहार के कौन से विद्वान है इसे मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो 16 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विद्यापति को मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है पटना कलम किससे संबंधित है? पटना कलम किससे संबंधित है? 17 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा चित्रकला से। आप सभी को पता है कि पटना चित्रकला के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो पटना चित्रकला से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पटना कलम जो है ये चित्रकला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। ये 18 नंबर प्रश्न है पटना कलम शैली का शुभारंभ कब से माना जाता है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पटना कलम शैली का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो इस प्रश्न का हम अगर बात करें इसके आंसर का, तो इसका आंसर होगा 1760, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पटना कलम शैली का शुभारंभ 1760 से माना जाता है। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता कौन थे? वहाबी आंदोलन से प्रश्न पूछा जा रहा है कि वहाबी आंदोलन का एक प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला का पिता कौन था? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 19वां का यहाँ पे ऑप्शन नंबर विलायत अली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है वीर कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किसने मिलने का प्रयास किया था? वीर कुंवर सिंह से अक्टूबर, सॉरी यहाँ पे प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है। वीर कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे, यहाँ पे प्रश्न होगा किससे, निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने 1857 में किससे मिलने का प्रयास किया था? तो 20वां नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ये जो मिलने का प्रयास किया था ये तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे से। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के दौरान फ्रेडरिक एलिगलस ने किनकी छापामार युद्ध की मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा कुंवर सिंह तथा अमर सिंह, ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों का प्रशंसा किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? ये ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के दौरान फ्रेडरिक एलिगलस के द्वारा छापामार युद्ध के मुक्त कंठ से प्रशंसा किया गया था कुंवर सिंह और उसके छोटे भाई अमर सिंह के। ये अमर सिंह जो था ये इसका छोटा भाई था। छापामार का युद्ध अमर सिंह के नेतृत्व में ही हुआ था, ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मगही का शैली किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुरेश दुबे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सुरेश दुबे। चलिए इसी प्रकार हम फटाफट आगे बढ़ेंगे और सभी प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है बाबा बटेश्वरनाथ किसकी कृति है? बाबा बटेश्वरनाथ किसकी कृति है? तो 23 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नागार्जुन। बाबा बटेश्वरनाथ नागार्जुन की कृति है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है वर्ष 2001 के भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे कि वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे अगर हम बात करें बिहार में इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा डुमराव, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जन्म इसका हुआ था डुमराव में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है किसे भारत का राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है? किसे भारत का राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है? तो 25 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। प्राचीन बिहार के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? प्राचीन बिहार के कलाकारों में जो सबसे पहला नाम लिया जाता है वो किनका लिया जाता है?
तो 26 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा इसका सेवकराम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेवकराम को बिहार के प्राचीन कलाकारों में से सबसे पहला नाम इसका ही लिया जाता है, सेवकराम का। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में आर्य मुंडा परिवार की भाषाएं प्रचलित है, निम्न में से कौन आर्य परिवार की भाषा नहीं है? निम्न में से कौन आर्य परिवार की भाषा नहीं है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है मैथिली, वज्जिका, अंगिका और फिर भोजपुरी, तो ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन आर्य परिवार की भाषा नहीं है? तो 27 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा अंगिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगधी भाषा निम्नलिखित में से किन किन जिलों में बोली जाती है? मगधी भाषा निम्नलिखित में से किन किन जिलों में बोली जाती है? तो ये जो बोली जाती है ये गया और पटना में बोली जाती है, ये गया और पटना के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद महालया का बिहार से क्या तात्पर्य है? महालया का बिहार से क्या तात्पर्य है? 29 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा महालया का बिहार से जो तात्पर्य है इसे महालया यानी कि पितृपक्ष भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पितृपक्ष। उसके बाद अगला प्रश्न 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का केंद्र था? 1830 के दशक में जो पटना केंद्र था ये वहाबी विद्रोह का केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। वहाबी विद्रोह से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी कब हुए थे? जो पटना से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था पीर अली ने, तो इसको फांसी कब दिया गया था? तो ये प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा 7 जुलाई 1857, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। 7 जुलाई 1857 को इसको फांसी दिया गया था। जो पीर अली था ये एक पुस्तक विक्रेता था, तो ध्यान रखिएगा ये एक पुस्तक विक्रेता था और इन्हें फांसी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगला 32 नंबर प्रश्न है, 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? 1857 के अम्बाला मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील कौन थे? तो 32 नंबर प्रश्न का अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो आंसर होगा ये होगा प्लाइडेन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो अम्बाला का मुकदमा हुआ था तो पटना में इसके जो वहाबियों का जो वकील था उसमें जो वकील था ये प्लाइडेन जो था ये इसका वकील था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न है हमारा, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? मुख्य केंद्र की यहाँ पे बात किया जा रहा है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा पटना। वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था ये पटना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। उसके बाद अगला प्रश्न है, विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? विलायत अली के मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन बना? तो ध्यान रखिएगा इसका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 का। इसका जो आंसर होगा ये होगा इनायत अली। जो विलायत अली है इसी का ये छोटा भाई था इनायत अली। तो उसके मृत्यु के उपरांत इन्होंने ही मतलब इसका कार्यभार संभाला था और ये प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे 35 नंबर पे। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का प्रमुख चिंगारी प्रज्वलित करने वाली मंगल पांडे कहाँ के मूल निवासी थे? मंगल पांडे कहाँ के मूल निवासी थे? तो 35 का हमारा राइट आंसर होगा ये बिहार के निवासी थे। मंगल पांडे बिहार के रहने वाले थे और 1857 की क्रांति का प्रथम चिंगारी प्रज्वलित करने वाले मंगल पांडे ये बिहार के निवासी थे। उसके बाद अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो ये देखिए यहाँ पे जिला नहीं बल्कि यहाँ पे किला होगा। किस किले पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने आजमगढ़ के किले पर अपना अधिकार स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? तो इस प्रश्न का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा आरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, पटना के वहाबियों की शक्ति कब समाप्त हो गई थी? तो पटना का वहाबियों की शक्ति कब समाप्त हुआ था? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 1870 से 71 के बीच में ये समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी। मैंने यहाँ पे ई नहीं लिखा बल्कि सी लिखा है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो ये पटना 1821 में आए थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1821 में ये पटना आए थे। अब उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ था? 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था, ये विद्रोह के दौरान 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ रहा था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जगदीशपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो ये अली गौहर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये जो विरोध किया गया था ये अली गौहर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अली गौहर। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसके द्वारा मतलब कि प्रदान किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, शाह आलम द्वितीय। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सैयद अहमद बरेवली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, सैयद अहमद बरेवली, बरेवली, बरेलवी, सॉरी बरेवली नहीं बल्कि बरेलवी, ध्यान रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नांकित में से किसे मिली थी? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ये अहमदुल्ला हो जाएगा, इसे आजीवन कारावास की सजा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो देखिए वीर कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था, अगर इसे हम देहांत की बात करें तो ये 26 अप्रैल को हुआ था, 26 अप्रैल को हुआ था और 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। ये इसका मृत्यु हुआ था। ये डेट यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये मिस हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं इसको 26 अप्रैल बना दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ये इसका 26 अप्रैल 1858 को ये देहांत हुआ था। अगर इसके हम जन्म की बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था, अगर हम जन्म की बात करें तो वीर कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था ये 13 नवंबर को हुआ था, 13 नवंबर 1777 को इसका जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को। ये दोनों डेट आप याद रखिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? जो बक्सर का युद्ध का जो नेतृत्व किया गया था ये हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, सर हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 46 का। उसके बाद अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह ने कहाँ बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? कहाँ स्थापित किया? देखिए पीडीएफ में थोड़ी सी कहीं कहीं मिस हुआ है तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा, मैं यहाँ पे जो भी गलती होती मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। तो वीर कुंवर सिंह ने कहाँ बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा जगदीशपुर में। जगदीशपुर में इन्होंने बंदूक और गोले बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। और उसके बाद अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था? किस क्रांतिकारी पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसका जो नाम है ये है देशेर कथा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसका जो लेखक है ये काफ़ी चर्चित है, चर्चित प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, इसका लेखक का नाम लिखना है। देशेर कथा इसका लेखक का नाम लिखिए, ये बेसिकली बंगाल से संबंधित है। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ तो आप चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए इसका लेखक कौन है। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किस लड़ाई में किया था? कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किस लड़ाई में किया था? तो ये जो सहयोग किया गया था ये नाना साहब को कानपुर की लड़ाई में सहयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कानपुर की लड़ाई में सहयोग किया था। हालांकि ये युद्ध में इसे हार का सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है, अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान अपनी सरकार कहाँ पर स्थापित की थी? अमर सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान अपनी जो सरकार स्थापित की थी ये कैमूर में किए थे। और अमर सिंह कैमूर के पहाड़ियों से ही छापामार का युद्ध किए थे। और इसके अलावा जो समानांतर सरकार का गठन किया गया था ये अमर सिंह के नेतृत्व में ही किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह व्यक्त किया गया था? यानी कि कुंवर सिंह को 1857 के विद्रोह से पहले कब ऐसा लगा था कि वो किसी षड्यंत्र में शामिल हो जाएंगे, उसको ऐसा संदेह था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो समय था, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये समय जो था ये 1845 से 46 का समय था, जब इसको कुंवर सिंह को ऐसा लगा था कि वो किसी षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं, संदेह था उसे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो अमर सिंह को जो गिरफ्तार किया गया था ये महाराजा जंग बहादुर के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, महाराजा जंग बहादुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जंग बहादुर। तो इसके बाद अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, बिहार के उस क्षेत्र की पहचान कीजिए, बिहार के उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो ये भागलपुर राजमहल क्षेत्र में 1855-56 के दौरान इन्होंने संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। तो राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन विद्रोह सर्वप्रथम पीर अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? कुंवर सिंह ने नाना साहब को किस युद्ध में सहयोग किया था? तो ये कानपुर की लड़ाई में सहयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, कानपुर की लड़ाई में ये सहयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय किस शहर का कमिश्नर टेलर था? बिहार में 1857 के विद्रोह जब प्रारंभ हो रहा था उस समय किस शहर का कमिश्नर टेलर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पटना का कमिश्नर टेलर था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, टेलर पटना के थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन। प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वहाबी आंदोलन का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का हम बात करेंगे इसके आंसर का। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार, ये भी इसका उद्देश्य था। मुस्लिमों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, ये भी इसका उद्देश्य था। अगला है भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये भी इसका उद्देश्य था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो वहाबी आंदोलन हुआ था ये सभी इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा, कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। समूचे बिहार की अगर बात करें तो कुंवर सिंह इसका राइट आंसर होगा, लेकिन अगर हम पटना की बात करें खास करके तो हो जाएगा हमारा पटना का पीर अली। उसके बाद अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? किस पत्रिका के संपादक थे? तो जगत नारायण लाल जो जिस पत्रिका के संस्थापक थे, इस पत्रिका का नाम था महावीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये महावीर के संपादक थे। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, पटना भवानी मंदिर का स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पटना भवानी मंदिर का स्थापना किया गया था भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा पटना भवानी मंदिर का स्थापना किया गया था। 61 नंबर प्रश्न है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना मनिंद्र नारायण राय यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इन्होंने पटना युवक संघ की स्थापना की थी। उसके बाद 62 नंबर प्रश्न, बिहार युवक संघ की स्थापना कब की हुई थी? तो बिहार युवक संघ की स्थापना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इसे बीबीआई लिख लीजिए आप, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।
बिहार युवक संघ की स्थापना जो हुई थी ये 1928 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 63 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? वो कौन ऐसे क्रांतिकारी नेता था जिन्होंने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? तो इस प्रश्न के अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर ज्ञान शाह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रोफेसर ज्ञान शाह। उसके बाद अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें खलीफा के प्रति मित्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी। खलीफा के प्रति यहाँ पे का लिखा गया, तो प्रश्न है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी जिसमें खलीफा के प्रति मित्र देशों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 64 का, ये हुआ था 16 फरवरी 1919 को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 16 फरवरी 1919, तो ये 16 फरवरी 1919 को ये सभा हुए थे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? 1922 में झंडा से संबंधित विवाद बिहार में कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भागलपुर। ये भागलपुर में हुआ था झंडा से संबंधित विवाद 1922 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? तो ये डेट है यहाँ पे याद रखिएगा, 22-23 दिसंबर 1921। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ है 22 से 23 दिसंबर 1921 को पटना की यात्रा किया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आए थे? होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आए थे? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को। आप देखिए यहाँ पे 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय, देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया, अखिल भारतीय किसान होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो किया गया था वो किया गया था स्वामी सहजानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, स्वामी सहजानंद। आप सभी सब अच्छी तरह जानते हैं स्वामी सहजानंद ये किसान सभा से संबंधित थे, ये किसानों के नेता थे। और उसके बाद अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न, बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ था? 1857 में जो हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ये छपरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छपरा में हुआ था। जो भी क्षेत्र है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं खास करके 1857 के विद्रोह से, कि जो भी पार्टिकुलर क्षेत्र होता है वहाँ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर समूचे बिहार की बात करें तो वीर कुंवर सिंह, अगर हम जगदीशपुर की बात करें तो वीर कुंवर सिंह, पटना की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे पीर अली, और अगर छपरा की बात करें तो मोहम्मद हुसैन खां, और भी इसके अलावा और भी कई सारे हैं जो यहाँ पर इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा किस जिले की प्रमुख भाषा है? तो मैथिली भाषा जो है ये दरभंगा जिले की प्रमुख भाषा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, दरभंगा जिले की प्रमुख भाषा है ये। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न है, ये भी चर्चित प्रश्न है, पटना में स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है? ये सभी जो पर्यटन स्थल है, अगर आप पटना में कभी गए हैं या फिर इसके बारे में जानते हैं तो आप इस प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। तो अगर हम इसका आंसर की बात करें तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी यहाँ पे पटना में अवस्थित है। देखिए यहाँ पे इसके अंतर्गत अगम कुआं ये पटना में है, शैफ खां मस्जिद या मदरसा ये भी पटना में है, और तख्त श्री हरि मंदिर ये भी पटना में है। तो 71 का राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी पटना में स्थित है। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम किसने पहचान की थी? सर्वप्रथम किसने पहचान की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पहचान किया गया था सबसे पहले ये किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विद्वान कहा जाता है। ये इसे माना जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ज्ञाता इसे माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने बिहार में कई सारी चीज़ों को खोजा है।
और उसके बाद अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 में और 1770 या 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो 73 नंबर का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा पूर्णिया। सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रश्न का। उसके बाद अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो आप सभी को पता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये काफ़ी इजी भी है, लेकिन आप इसे इजी मत समझिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस तरह के प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न रिसेंटली में पूछे गए हैं। रिसेंटली आप अगर 63-64 के क्वेश्चन पेपर को देखें तो आप समझ पाएंगे। तो जगदीशपुर के राजा की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्री मनीन्द्र नारायण क्या थे? मनीन्द्र नारायण क्या थे? श्री मनीन्द्र नारायण क्या थे? 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा, एक क्रांतिकारी थे ये। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये एक क्रांतिकारी थे। उसके बाद 76 नंबर प्रश्न है, गांधी जी किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह किया गया था, किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए ये सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा? तो आप सभी को पता है कि बिहार में चंपारण में ये सत्याग्रह किया गया था, जिसे कि चंपारण सत्याग्रह या फिर तिनकटिया सत्याग्रह के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम इसका आंसर की बात करें तो देखिए यहाँ पर मुझे इस प्रश्न के आंसर में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आप सही बताइए, क्या ये तीनों में से इसका कोई ऐसा है नाम जो इस सत्याग्रह से संबंधित था या फिर नहीं था? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। मैं इस प्रश्न को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ 78 नंबर प्रश्न पे। 78 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? 2 महीनों तक जनता का शासन किस प्रमंडल में रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो ये तिरहुत प्रमंडल में रहा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? यहाँ पे किसान आंदोलन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो गांधी जी ने भाग लिया था सबसे पहले जिस आंदोलन में भाग लिया था खास करके किसान आंदोलन में, तो ये चंपारण आंदोलन था। 79 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन में इन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया था। देखिए यहाँ पे इसके बारे में समझिए, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, यहाँ पे गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया गया था बिहार आने के लिए। जो बिहार में किसानों की जो दुर्दशा थी उसके हालात को देखने के लिए, इसे एकदम से अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि मतलब कि इसका क्या परिणाम होगा, ये सभी चीज़ें वहाँ पे ये समझाने के लिए राजकुमार शुक्ल पहुँचे थे। उन्होंने बिहार आने के लिए गांधी जी से आग्रह किया और अगले ही वर्ष 1917 में गांधी जी बिहार के दौरे पर आए थे। ठीक है, बिहार के दौरे पर 1917 में आए थे और यहाँ पे आने के बाद गांधी जी पर कुछ समय के लिए मुकदमा भी चलाया गया था। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, इसे आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से भी आपके लिए एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 80 नंबर प्रश्न के बारे में। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जाँच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब पेश किया था? चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था, कब पेश किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4 अक्टूबर 1917 को। ध्यान रखिएगा, ये 4 अक्टूबर मैं यहाँ पे गलत बोल दिया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 अक्टूबर 1917, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 4 अक्टूबर 1917 को ये पेश किया गया था। और उसके बाद हमारा 82 नंबर प्रश्न है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सारण जिला। यहाँ पे कई पुलिस थाने को जला दिया गया था और इसे बाद में इसे अपराधी जिला घोषित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न है, श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्री शांति कुमार बख्शी जो थे ये क्रांतिकारी नेता थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ये क्रांतिकारी नेता थे। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न है, दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था?
तो ये अप्रैल 1940 में हुआ था। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अप्रैल 1940 में दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उसका अगला प्रश्न है, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये बंकिम चंद्र मित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये बनारस षड्यंत्र में शामिल नाम है। उसके बाद अगला प्रश्न, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, बकास्त भूमि की वापसी की मांग इसका उद्देश्य था मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का। 87 नंबर प्रश्न, बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित थे? बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित थे? 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ये 1857 के विद्रोह से संबंधित नाम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न, 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? 1921 में स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये गया में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न, बिहार में चौकीदार करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? बिहार में चौकीदार करबंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो 89 नंबर प्रश्न का हम अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा बेतिया में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बेतिया में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चौकीदार करबंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चौकीदार करबंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका नाम है अनुराग सिंह। आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रणेता थे अनुराग सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? इसका राइट आंसर होगा मुरली भरहवा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा अटपटा नाम है, मुरली भरहवा गांव से निवासी थे ये, मुरली भरहवा गांव के। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना जो 1921 में हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, पटना में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने कहाँ अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा जो स्थापित की थी ये पटना में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये पटना में इन्होंने स्थापित किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन से नेता पूर्णिया से संबंधित थे? पूर्णिया से संबंधित कौन से नेता थे जो असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था? तो 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हसन इमाम। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हसन इमाम। उसके बाद अगला प्रश्न है, सतयुग नामक पत्रिका किसने किया था? सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, प्रकाशित किसने किया था? तो 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सतयुग नामक पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। आई होप अगर मैं गलत ना हूं तो ये मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से प्रकाशित किया जाता था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। लेकिन मुझे जहां तक पता है शायद इसका आंसर ये होगा कि ये मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से इसे प्रकाशित किया जाता था। एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो सतयुग नामक पत्रिका का जो प्रकाशन किया जाता था ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा किया जाता था। और उसके बाद 96 नंबर प्रश्न जो है हमारा, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार कौमी सेवक दल की जो स्थापना हुई थी ये स्थापना 27 नवंबर 1921 को हुई थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 नवंबर 1921 को इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था? बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था? ये अलग हुआ था 1912 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 1912 को ये अलग हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, किस अंग्रेज के साथ इन्होंने अंतिम समय में अपना युद्ध किया था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ली ग्रैंड। ली ग्रैंड ये अंग्रेज अधिकारी का नाम है, ली ग्रैंड। इसी के साथ इन्होंने अंतिम समय में युद्ध किया था और अपने 23 आप ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल, एक सेकंड मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 1858 को इन्होंने
युद्ध किया था, लेकिन उसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ये काफ़ी बुरी तरह से घायल थे, तो युद्ध के 3 दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उसके बाद हमारा 100 नंबर प्रश्न है, विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो विलायत अली की जो मृत्यु हुई थी, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 1854। विलायत अली की मृत्यु 1854 में हुई थी, जबकि इसके जो भाई थे इनायत अली, इसके छोटे भाई, इसकी मृत्यु 1858 में हुई थी। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। विलायत अली का छोटा भाई था इनायत अली। चलिए यहाँ पे 100, देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर इस वीडियो में 100 क्वेश्चन थे। यहाँ पे 100 में से आपने कितने प्रश्न को सही सही सॉल्व किया है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और इसका PDF आपको मैंने जैसे कि आपको बताया कि 15 सितंबर से आपको अवेलेबल हो जाएगा इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर जाइए। केवल 49 रुपये आपको पेड करना है। 49 रुपये पेड करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे और तमाम PDF का लाभ यहाँ पे आप ले पाएंगे। तो दोस्तों आज का इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। यहाँ पे सभी प्रश्न तैयार है बनकर, आपको इसका PDF जल्द ही अवेलेबल कराया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।